हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि शब्द निर्माण की एक विधि है, इसके बारे में पढ़ा। तो आइए, उपसर्ग और प्रत्यय में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ उपसर्ग से बनने वाले नए शब्दों के बारे में बताया। साथ में हिंदी भाषा में कौन कौन से आपके उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और आपके विदेशी उपसर्ग। तो यहाँ आपको बताया कि जब किसी मूल शब्द के में कोई शब्दांश जोड़ा जाता है, वो भी उसके आरंभ में, तो वो शब्दांश एक नए शब्द का निर्माण करता है। इस नए शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न होता है उस मूल शब्द से। उदाहरण के लिए हमने यहाँ आपको हार मूल शब्द में प्र जोड़ा, आ जोड़ा और वी जोड़ा, तो इससे नए शब्द बने प्रहार, विहार और आहार। और ये जो अर्थ में इनके बिल्कुल मूल शब्द से भिन्न है, तो नए शब्द का निर्माण भी हो गया, अर्थ भी बिल्कुल भिन्न हो गए। ठीक है, तो ये थे आपके उपसर्ग। तो हमने उपसर्ग की परिभाषा लिखाई थी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग यहाँ मूल शब्द है आपका क्या, जय, जिसका अर्थ होता है जीत, और परा लगाया पराजय। तो उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ या नए शब्द आप इसे कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अन्य शब्द थे, जैसे मोहन एक नाम है, और जब आपने सम लगाया तो नया शब्द बना सम्मोहन, मोहित कर लेने की कला। गमन, आ लगाया आगमन। ठीक है, मान अपमान। ठीक है, पात्र कुपात्र। ठीक है, तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जिसमें पहला संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा संस्कृत के उपसर्गों को आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को, हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा बाद में हिंदी भाषा आई, तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आकर के ज्यों के त्यों घुल मिल गए हैं, अर्थात हिंदी भाषा में भी उनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ आप क्या लगाते हैं, उपसर्ग। तो इन शब्दों के साथ जब आप उपसर्ग लगाएंगे तो वे उपसर्ग आपके क्या कहलाएंगे, तत्सम उपसर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ हम संस्कृत के उपसर्ग की बात की हमने, तो जैसे आपने यहाँ पर अनेक प्रकार के उपसर्ग पढ़े, तो इसमें आपने कल संस्कृत के उपसर्गों की बात की थी। हमने यहाँ आपको 3 उपसर्ग दिए थे जिनसे आपने नए शब्द बनाने थे। 4 उपसर्ग, निर या निस, जिसका अर्थ है रहित। ठीक है, परा, इसका अर्थ है उल्टा या पीछे। 4 आपने शब्द बनाने थे, तो आपने बना लिए होंगे। तो देखिए, निर या निस से बने निर्बल, निर्मल, निर्बल, निर्धन, निष्फल और निश्चय। ठीक है, निश्चय। ऐसे ही परा से, परा का अर्थ उल्टा होता है पराजय, पराभव और पराक्रम। पुनर और पुनः दोबारा, पुनर्बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है बच्चों प्र। प्र उपसर्ग है, प्र का अर्थ है अधिक। प्रबल, प्रबल अधिक बल। यत्न, प्रयत्न अधिक प्रयत्न करना है ना, प्रयत्न करना, अधिक जो है यत्न करना। 4 उपचार, हार प्रहार, कार प्रकार। ठीक है, तो ये आपके नए शब्द बन गए इससे, प्र उपसर्ग से, जिसका अर्थ होता है अधिक। तो लिख लीजिएगा प्र उपसर्ग, इधर उपसर्ग है, यहाँ अर्थ है और इधर नए शब्द हैं। फिर है आपका प्रति। अब आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, आपके पास कोई भी शब्द दे देंगे और कहेंगे कि इससे आपको उपसर्ग निकालना। आगे हम क्वेश्चन में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, प्रति का अर्थ होता है हर, तो प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध।
ठीक है। वि का अर्थ होता है उल्टा, तो वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार। वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार। ठीक है। सम का अर्थ होता है अच्छा, तो संयोग, संयम, सम्मान, संबंध, संशय। चलिए, सम का अर्थ है अच्छा, संयोग, संयम, सम्मान, संबंध, संशय। चलिएगा, सत, सत का अर्थ है अच्छा, सतपथ, सत्संग, सत्कर्म, सज्जन, सदाचार। ठीक है। सत अच्छा, सतपथ, सत्संग, सत्कर्म, सज्जन, सदाचार। सम बराबर, समवयस्क, समकोण, समकालीन। समवयस्क, समकोण, समकालीन। ठीक है। तो ये नए शब्द बने हैं। तो अगर आपको यहाँ से मूल शब्द निकालना हो, वयस्क, कोण, कालीन, इधर से पथ, संग, कर्म, जन और आचार, यहाँ से आचार निकलेगा। ठीक है, चार नहीं आचार, क्योंकि सद है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आचार। सम का अर्थ पुनः ये सत है, सम का अर्थ आपका यहाँ पर समवयस्क, समकालीन यानी बराबर, और समकालीन, सह यानी कि साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी और सहकारी। चलिएगा, सह साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी और सहकारी। स्वयं खुद, स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू और स्वयंवर और स्वयंवर। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्गों को कहा जाता है कि इन उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तद्भव शब्दों के साथ लगते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, मूल रूप इसका संस्कृत भाषा से ही आया है। जैसे दधी, दधी संस्कृत भाषा का शब्द है और दही हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ है कि इनमें हमने परिवर्तन किया। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग करना हिंदी भाषा में, लेकिन हम संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ी परिवर्तन करके उसे हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। और क्योंकि इन शब्दों के साथ शब्दांश प्रयोग हो करके ये उपसर्ग भी आपके तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमने कहा दधी आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, हमने दधी को दधी न कह करके क्या कहा? दही। दुग्ध आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, अब दुग्ध ना करके हम उसे क्या कह रहे हैं? दूध कह रहे हैं। ठीक है। मयूर, मोर, सूर्य, सूरज। तो ये आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में प्रॉपर, यानी कि जैसा संस्कृत में था ऐसा नहीं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके पुनः, जैसे ग्राम, गांव। ठीक है। तो अब इनमें परिवर्तन किया जाता है, तो ये आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत भाषा से ही आए हैं लेकिन इनमें परिवर्तन किया गया है। तो ऐसे शब्दों के साथ जो उपसर्ग लगते हैं वह आपके हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं, क्योंकि हिंदी के शब्दों के साथ ये उपसर्ग लग रहे हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को हम क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, और इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। हिंदी का अर्थ वही है, तद्भव शब्द। ठीक है। जैसे देखिए जला, तो जला मूल शब्द है और इसमें आपने लगाया अध,
अध, अध जला, तो ये नया शब्द बन गया। चाल हिंदी का शब्द है। कुचाल, मांगे, बिना, बिना मांगे, बिन मांगे। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी के हैं। आगे भी हम उपसर्ग पढ़ेंगे हिंदी के, चलिएगा। चलिए बच्चों, उपसर्ग है बेटा अभाव, अर्थ अन, अन उपसर्ग का अर्थ है अभाव, इसका अर्थ है अभाव। अब देखिए, ये क्रिया के धातु रूप हैं, ये क्रिया के धातु रूप हैं, ये पूरी क्रिया नहीं है ना। पढ़ना, पढ़ना का धातु रूप क्या है? पढ़। ठीक है, बनना, इसका धातु रूप है बन। जानना, जान। होनी, तो ठीक है, कहना, कही। होनी या होना, होनी। तो इससे आपके नए शब्द क्या बने? अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। ठीक है, इसी तरह से अध उपसर्ग का अर्थ है आधा। ठीक है, तो खिलना, जलना, मरना और कपारी। तो देखिए, खिलना, इसका धातु रूप खिला, जला, मरा। अध खिला, अध जला, अध मरा, अध कपारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका उन, उन का अर्थ होता है कम, उन का अर्थ है कम। तो 59, 60 में कम। 29, 29 में कम। उन, कम, 30 में कम, तो एक कम 29। ठीक है, इसी तरह से और शब्द भी आते हैं। कु का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो पात्र कुपात्र, ढंग कुढंग, मार्ग कुमार्ग, संग कुसंग। ठीक है, तो देखिए, पात्र कुपात्र ये मूल शब्द हैं। पात्र, ढंग मूल शब्द है, मार्ग मूल शब्द है, कुमार्ग, संग मूल शब्द है, कुसंग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका उपसर्ग है वो है चौ। चौ का अर्थ है चार। चौराहा, चार राहों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। चकोर और चौकन्ना, चार का अर्थ दे रहा है ये सब में। ठीक है, चलिए। ति का अर्थ होता है तीन। तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। तो नए शब्द बने तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नि, बिना, निहत्था, निडर, निकम्मा और निधन। चलिए, नि का अर्थ है बिना। सभी शब्दों को लिखेंगे। चलिए, भर, भरा हुआ, तो इससे बनेंगे नया शब्द भरपेट, भरपूर, भर प्रयास और भरसक। ठीक है, दो यानी बुरा, दुसह, दुकाल और दुधारी। बिना, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा और बिन सुने। तो ये आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर आपके आ जाते हैं विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। अर्थात देखिए, हमने शब्दों के अलग अलग उत्पत्ति के आधार पर चार आपके पास शब्द थे। ठीक है, तो जो उत्पत्ति के आधार पर आपका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा इनका मूल रूप है, मूल आधार है। संस्कृत भाषा से ही ये दोनों शब्द आए हैं। तत्सम को ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं हिंदी में, जबकि तद्भव में थोड़ी सी परिवर्तन होता है। इसके बाद देशज और विदेशी शब्द। तो अब विदेशी शब्द में कई जो है आप हमारे
विदेशों से शब्द आए हैं, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो हिंदी में भी आप ऐसे लिखेंगे। तो कई विदेशों से अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आकर के घुल मिल जाते हैं, तो वे आपके क्या कहलाते हैं, आगत ध्वनि या आगत शब्द इनको कहते हैं। इसलिए इन उपसर्गों को भी हम आगत उपसर्ग कहते हैं और यहाँ पर इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ, तो ना लगाया, ना समझ, नया शब्द बना। सफर, हम सफर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, तो ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इन विदेशी शब्दों के साथ जब शब्दांश लगाया जाता है और शब्दांश लगाने के बाद वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह जो आपके शब्दांश है वह आपके विदेशी उपसर्ग कहलाएंगे। दम, हर दम, तो यहाँ ये सभी आपके विदेशी उपसर्ग हो गए। चलिए इसी तरह से कुछ और यहाँ उपसर्गों की बात करते हैं। जैसे एन, तो ठीक, इसका अर्थ हुआ ठीक। एन वक्त, ठीक वक्त पर, है ना, एन मौके पर, ठीक। ठीक है, तो वक्त और मौके, एन वक्त, एन मौके, एन वक्त और एन मौके। फिर है आपका कम, कम का अर्थ है थोड़ा। ठीक है, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, ये नए शब्द है। गैर, बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, और इसके बाद दर, दर का अर्थ है मैं, दरअसल, दरख्वास्त, दरअसल, दरख्वास्त। चलिए चलिए अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस लेक्चर में आए भी हैं। तो आइए यहाँ पर हम, एक शब्द है अभिजात, अभिजात। अब इस शब्द से आपको उपसर्ग ढूंढना है, उपसर्ग आपको पता करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों आपका है मूल शब्द। देखो जात, मूल शब्द हो गया जात। अब क्या बचा, अभी, तो अभी धन जात, अभिजात। ठीक है, तो ये अभी उपसर्ग से और मूल शब्द है यहाँ पर जात। ठीक है, दूसरा शब्द है प्रसाधन। क्या हो जाएगा, प्रधन साधन, प्रधन साधन, प्रसाधन। तो प्रसाधन में आपका प्र उपसर्ग है। ठीक है, तीसरा है आसमान। इसमें उपसर्ग बताएंगे, आसमान में उपसर्ग क्या है। तो चलिए, मूल शब्द समान लिख सकते हैं आप, तो आ आपका हो जाएगा उपसर्ग और समान हो गया आपका क्या, मूल शब्द। आसमान, आ धन समान, आसमान। चलिए, तो यहाँ आसमान में आपका ये उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका मूल शब्द। तो किसी भी शब्द से आप मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कर सकते हैं यदि वो उपसर्ग से बना हुआ उपसर्ग युक्त शब्द हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखिएगा इन्हें। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। दुर्भाग्य, तो मूल शब्द क्या निकलेगा यहाँ से, भाग्य। मूल शब्द आपका भाग्य निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, दु, और यहाँ ये आधा रॉ है जिसको आप हलंत के साथ लिख सकते हैं। तो दुर्धन भाग्य, दुर्भाग्य। इसी तरह से
दुर्लभ, दुर्लभ, तो लभ को अलग करेंगे तो इधर भी आपका दुर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आधा रॉ है। तो दुर्धन लभ, दुर्लभ। नेक्स्ट है आपका असार। तो बस यहाँ से अ को अलग कर दें और धन सार, मूल शब्द सार, असार। ठीक है, चलिए। फिर है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। तो इससे आप प्र को अलग कर दें और सिद्ध को अलग कर दें। प्रधन सिद्ध, प्रसिद्ध। चलिए, दुर्भाग्य में आपने दुर अलग निकाला, दुर्लभ से फिर आपने दुर निकाला और मूल शब्द आपको मिला भाग्य और लभ। असार से आपने अ निकाला तो सार, प्रसिद्ध से आपने प्र निकाला तो सिद्ध। चलिए, तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर उपसर्ग को कंप्लीट किया। तो बच्चों, आपने पढ़ा उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग। साथ में आपने नए नए शब्द बनाने सीखे हैं किन किन उपसर्गों से, और यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से उपसर्ग, तो जब भी आपको उपसर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो आप मूल शब्द को अलग कर देंगे और मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए और उससे आप उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उपसर्ग के बारे में बताया, साथ में उपसर्ग के 3 प्रकार बताए और उन पर यहाँ पर हमने कुछ नए शब्द बनाकर दिखाए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है आपका प्रत्यय, क्योंकि हम शब्द निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं और शब्द निर्माण की दूसरी विधि या वही विधि हम कह सकते हैं, उसी का एक दूसरा रूप, जिसमें हम शब्दांशों को अब शब्दों के यानी मूल शब्दों के अंत में जोड़ते हैं। ठीक है, अब शब्दांश, इससे पहले हमने पहले जोड़ा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पहले जोड़ा। जैसे आपने आहार की बात की थी, तो हार से पहले आपने क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, तो ये आरंभ में जुड़ा, तो क्या हो गया था, आहार, नया शब्द बना था, नया अर्थ आया था इसका। लेकिन अब प्रत्यय में हम क्या करते हैं, हम पीछे जोड़ते हैं। जैसे पर्वत धन ईय, तो इन दोनों के मेल से होगा पर्वतीय। तो इस पर्वत का अर्थ है पहाड़ और पर्वतीय का अर्थ है पर्वत संबंधी, पर्वत संबंधी। तो पर्वतीय का अर्थ है पर्वत संबंधी, पर्वत पहाड़, पर्वतीय पर्वत संबंधी, पर्वत से संबंधित। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। तो देखो, अब इसके अर्थ में विशेषता आई, बदलाव आ गया, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत, यानी कि अर्थ भी लिखेंगे ब्रैकेट में, पर्वत, पर्वत पहाड़, धन ईय पर्वतीय, उसका अर्थ है पर्वत संबंधी। चलिए, दूसरा कीमत, मूल्य, धनती, कीमती, मूल्यवान। लेख, लिखा हुआ, गद्य, धन इत, लिखित, लिखा हुआ। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लिखेंगे प्रत्यय के बारे में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने उपसर्ग के 3 प्रकार, हिंदी भाषा के 3 उपसर्ग पढ़े, हिंदी, संस्कृत और विदेशी, तो प्रत्यय में भी हम करेंगे और नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।